Hi students, this is the second part of the lesson, the making of the global world. The world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social, cultural and technological factors interacted in a complex way to transform the society and reshape external relations. सो दुनिया 19th सेंचुरी में कम्प्लीटली चेंज हो गए थे उसको आर्थिक तौर पे सामाजिक तौर पे और कल्चरली और टेक्नोलॉजिकली इसमें ये सब मिलके पूरे समाज को चेंज किया एक आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस इकोनॉमिक्स 3 प्रकार का मूवमेंट को या फ्लोज को इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में देखा जाता है पहला फ्लो होता है फ्लो ऑफ ट्रेड 19th सेंचुरी में गुड्स वगैरह भारी मात्रा में एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा गया सेकेंड फ्लो है लेबर का फ्लो का मतलब होता है लोग काम की तलाश में दूसरे कंट्रीज में जाना थर्ड फ्लो होता है कैपिटल का फ्लो का मतलब है मनी इन्वेस्ट करना बड़े कंपनीज दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करना तो उससे क्या होता है पूंजी उस कंट्री में आ जाता है ऑल 3 फ्लोज आर क्लोजली इंटरवोवन affected people's life more deeply now than ever before तो ये तीनों फ्लो पहले के अगर हम प्री मॉडर्न पीरियड की बात मान लिया तो उस जमाने से ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ लोगों की जिंदगी में The interconnections could sometimes be broken for some time. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flows. तो ये interconnection कभी कभार टूट जाता है क्योंकि क्या होता है कभी कभार जो लेबर का मूवमेंट काफी कंट्रीज रेस्ट्रिक्ट करता है उनकी देश में लोगों को जाने की इजाजत नहीं देता है काम करने के लिए Yet it helps us understand the 19th century world economy बेटर इफ यू लुक एट द 3 फ्लोज टुगेदर इसके बावजूद हम ये तीनों फ्लोज को एक साथ देख लिया तो 19th सेंचुरी का इकोनॉमी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिलेगा ये वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको जानने के लिए आप 19th सेंचुरी के समय पे यूरोप की लोगों की खान पान में जो बदलाव आया वो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंटी इन फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स तो आमतौर पे हर कंट्री देखता है उनके देश का जरूरत का फूड उसी देश में प्रोड्यूस करे लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में फूड सफिशिएंसी का मतलब ये होता है उनका जीवन शैली का स्टैंडर्ड कम होना और सामाजिक परेशानियां होना वाई वाज दिस तो ये क्यों था पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन तो पॉपुलेशन 18th सेंचुरी से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था ब्रिटेन में उससे क्या हुआ फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ जाता है जब आबादी बढ़ते वक्त फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है As urban centers expanded and industry grew, the demand for agriculture products went up, pushing up food grain prices. जैसे जैसे शहरीकरण हो गया इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ गया तब क्या होता फूड का जरूरत बढ़ गया फूड का जरूरत जब बढ़ते वक्त क्या होता फूड का प्राइस बढ़ जाता है Under the pressure from the landed groups, the government also restricted the import of corn. तो उधर का जो खेती बाड़ी करने वाला बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की प्रेशर की वजह से सरकार इंग्लैंड में इंपोर्ट करने वाला कॉर्न को बैन किया द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉज तो जो नियम सरकार ने इस तरीके का विदेश से फूड ग्रेन्स उनकी कंट्री में आने को रोकने का जो नियम को कॉमनली कॉर्न लॉज के नाम से जाना जाता है Unhappy with the high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of corn laws. जैसे जैसे फूड ग्रेन्स का रेट बढ़ गया तो इंडस्ट्रियल लोग
और जो अर्बन या में शहरी इलाके में रहने वाले लोग सरकार से मांग किया ये कॉर्न लॉज को हटाओ। आफ्टर द कॉर्न लॉज वेर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन more ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो जैसे ये कॉर्न लॉज को हटा दिया तो अभी ब्रिटेन में प्रोड्यूस करने से कम रेट में विदेश से वो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर पाए। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज एबल टू compete विद इंपोर्ट। तो ब्रिटेन में जो किसान है वो अभी विदेशी जो इंपोर्ट से compete करने में कर नहीं पा रहे थे। Vast areas of lands were now left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of work। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो खेती करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं होने की वजह से लोगों ने अपना खेती बाड़ी छोड़ दिया। हजारों की संख्या में आदमी औरत अभी काम धंधे नहीं रह गया। They flocked to the cities or migrated to overseas। वो लोग क्या या तो शहर में आ गया नहीं तो ये लोग विदेशों में चला गया। As food prices fell, consumption in Britain rose। जैसे फूड ग्रेन्स का प्राइस कम हो गया तो ये फूड का कंजम्पशन बढ़ गया, लोग ज्यादा खाना शुरू कर दिया। From the mid 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher income। 19th सेंचुरी से क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो होने की वजह से लोगों के पास में इनकम बढ़ गया और देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट्स। पैसा जब ज्यादा हो गया तो इंपोर्ट्स भी बढ़ गया। दैट मीन्स फूड ग्रेन्स इंग्लैंड में आना ज्यादा हो गया। अराउंड द वर्ल्ड in Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expand to meet the British demand। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे दुनिया की कंट्रीज जैसे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उधर के लोगों ने उधर के जमीनों को क्लियर करके खेती बाड़ी ज्यादा बढ़ा दिया ताकि वो ब्रिटिश डिमांड को पूरी कर सके। It was not enough merely to clear lands for agriculture। Railways were needed to be linked to the agricultural region, to the ports. New labours had to be, harbors had to be built, and old one expanded to the ship and new cargoes। तो सिर्फ लैंड क्लियर करने से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगा, उसके लिए रेलवे लाइंस बनाना पड़ेगा, पुराने हार्बर्स को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्रोडक्शन होता है उधर से रेलवे लाइन के थ्रू उसको हार्बर तक लेके जाना है, उधर से शिप के जरिए उसको एक्सपोर्ट कर सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग अंडर कल्टीवेशन। इसके अलावा लोगों को भी उधर बसाना पड़ेगा ताकि उधर कल्टीवेट करने के लिए जमीन क्लियर करके उधर लोगों को बसाना पड़ेगा ताकि वो उधर रह के खेती कर सके। दिस मेंट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। इसके लिए क्या हुआ, घर बनाना पड़ेगा, सेटलमेंट्स बनाना पड़ेगा। All these activities in turn required capital and labor। ये सारे एक्टिविटीज को पैसे का जरूरत है, लोगों को जरूरत है। Capital flowed from financial centers such as London। तो उधर के लिए कैपिटल कहाँ से आते थे, लंदन जैसे बड़े बड़े शहरों से कैपिटल आते थे, मनी आते थे। The demand for labor in places where labor was in short supply, as in America and Australia, led to more migration। जब लेबर्स का डिमांड बढ़ गया तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे जगह जहां आबादी कम है उधर के लिए बाहर से लोग आना शुरू हो गया। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century। 19th सेंचुरी में करीब 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए थे। All over the world, about 150 million are estimated to have left their homes, crossed oceans, vast distances over land in search of a better future। तो पूरे दुनिया को देख लिया तो करीब 150 मिलियन लोगों ने घर बार छोड़ के दूसरे देशों में चला गया काम की तलाश में। Thus, by 1890, a global agriculture economy had taken shape। इस तरीके से 1819 तक ये ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technology। इससे क्या हुआ, उसमें बहुत सारे चेंज आया,
लेबर का मूवमेंट में चेंजेस है, कैपिटल एक देश से दूसरे जाना शुरू हो गया, इकोलॉजी में चेंजेस हो गया कि लैंड वगैरह क्लियर करने की वजह से इकोलॉजी चेंज हो गया और नए टेक्नोलॉजी भी आ गया। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। अभी पहले के जैसे पड़ोसी गांवों से वगैरह नहीं आते थे फूड, हजार मील दूरी के दूसरे कंट्रीज में से फूड आना शुरू हो गया। It was not grown by peasant tilling his own land, but by agriculture worker, perhaps recently arrived, who are now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. अभी उस जगह पे जहाँ अभी खेती करने वाले लोग भी अलग देशों से आए हुए लोग हैं, हजारों साल पहले तक या कुछ साल पहले तक जंगलों से भरा हुआ उस इलाके आज बढ़िया खेती वाला जमीन बन गया और उधर खेती करने वाला लोग भी अलग अलग देशों से आए हुए लोग थे। It was transported by railway, built for the very purpose, and by ships, which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from southern Europe, Asia, Africa, and Caribbean. तो इसको रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट करके उसमें शिप्स से उसको एक्सपोर्ट करते थे। इसमें भी काम करते थे साउथ यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन आइलैंड से आए हुए लोग द्वारा इसमें काम करते थे। Some of the dramatic changes, though on smaller scale, occurred close to home in western Punjab. Here, British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert waste to fertile agriculture land that could grow wheat and cotton for export. इसी तरीके का कुछ बदलाव हमारे देश में भी हुआ। जैसे वेस्ट पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट में उधर काफ़ी कैनाल्स बनाए थे और वो एक सेमी डेजर्ट इलाके को, जैसे आज की जो पंजाब, हरियाणा और जो पाकिस्तान के जो पंजाब इलाके, इस इलाके में एक नेटवर्क बनाए थे इरिगेशन का और इस इरिगेशन लैंड में कॉटन और व्हीट को ग्रो किया। Canal colonies are the area irrigated by the new canals were settled by peasants from other parts of Punjab. इस इलाके जहाँ कनाल्स बना के जो इलाके बनाए थे, सेमी डेजर्ट इलाके बनाए थे, उधर पंजाब के अलग अलग हिस्से से लोगों को लेके आके बसाया गया। Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed the British textile mills. ये फूड एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये और भी क्रॉप्स में हुआ था। जैसे कॉटन का डिमांड बढ़ गए थे जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हो गए, तब उधर उसका भी मांग बढ़ गए थे। रबर, indeed so rapid did regional specialization in production of commodities develop that between 1820s and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. तो अलग जगह अलग अलग क्रॉप्स के लिए स्पेशलाइज हो गया और कमोडिटीज इस तरीके से तेजी से डेवलप करने की वजह से 1820 और 1940 के बीच में आप देख लिया तो दुनिया के व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गए थे। Nearly 60% of the trade comprised primary product. इस व्यापार का 60% प्राइमरी प्रोडक्ट्स था, दैट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज वीट, कॉटन एंड मिनरल सच गोल्ड। तो जैसे वीट है, कॉटन है और मिनरल जैसे कोल जैसे मिनरल भी था। नाउ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? इसमें टेक्नोलॉजी का काम था। द रेलवे, steamships, the telegraph, for example, were important invention without which we cannot imagine the transformed 19th century world. तो आप देख लो, रेलवे है, स्टीम इंजन है, टेलीग्राफ, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस था जिसके बिना हम 19th सेंचुरी का दुनिया को बदलाव देख नहीं सकते थे। दैट But technology advances were often resulted of large social, political, economic factors. ये टेक्नोलॉजी में एडवांस होने का भी अलग अलग कारण है, सामाजिक कारण है, पॉलिटिकल कारण है, आर्थिक कारण है। फॉर एग्जाम्पल, colonialization stimulated new investment and improvement in transport. तो colonialization की वजह से, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हो गया। जैसे
तेज रेलवे सिस्टम, हल्के वैगन्स में जो माल लेके जाने के लिए ट्रेन यूज करता है, बड़े शिप्स। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत चीपली और बहुत क्विकली दूर दराज मार्केट्स में सामान ले जाना आसान हो गया। द ट्रेड इज इन मीट ऑफर्स गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है जो मीट का व्यापार। टिल 1870s एनिमल्स वेर शिप्ड लाइम अमेरिका टू यूरोप, देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव्ड देयर। तो 1870s तक कैसे होता था, एनिमल्स को क्या होता है, जिंदा उसको शिप्स के अंदर भर के अमेरिका से यूरोप लेके जाते थे, उधर ले जाके उसको मार के उसकी मीट बेचते थे। बट लाइव एनिमल्स टुक अप लॉट ऑफ शिप स्पेस। तो जिंदा एनिमल को लेके जाना हो तो उसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए था। तो और इसके अलावा मेनी डाइड इन वॉयज, इस सफर में, क्योंकि 2-3 महीने का सफर होते अमेरिका से यूरोप तक जाने के लिए, तब तक के लिए काफी एनिमल्स मर जाते थे, बीमार हो जाते थे और उसको खाने लायक नहीं रह जाते थे। मीट वॉज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ यूरोपियन पुअर। इसलिए मीट उधर का गरीब लोगों की बस की बात नहीं था, क्योंकि वो महंगा होते थे। High prices in turn kept demand and production down until the development of new technology. ऊंचा कम होने की वजह से उसका डिमांड और प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जब तक नए टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ। तो नए टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुआ वो था रेफ्रिजरेटेड शिप्स, दैट मीन्स जो फ्रीजर्स वगैरह वाला शिप्स, विच एनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इससे क्या होता है, खराब होने वाला फूड प्रोडक्ट्स को लंबी दूरी तक उसको लेके जा सकते थे बिना खराब हुए। एनिमल्स वेर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका। अभी क्या करते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एनिमल्स को उधर ही मार के उसकी मांस को ट्रांसपोर्ट किया गया। तब क्या होता है, एक शिप्स के अंदर ज्यादा मात्रा में इसको लेके जा सकते थे। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, इससे शिपिंग कॉस्ट कम हो गया और मीट का प्राइस कम हो गया। अभी पुअर लोग इसको कंज्यूम कर पा रहे थे। टू द अर्लियर मोनोटमी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज, many though not all could now add meat to their diet। तो पहले सिर्फ पोटैटो और ब्रेड खाने वाला लोग अभी मीट, बटर, एग्स वगैरह खाना शुरू कर दिया। तो बेटर लिविंग कंडीशन प्रमोटेड सोशल पीस। तो अच्छे सामाजिक जो लिविंग कंडीशन होने की वजह से समाज में शांति आना शुरू हो गया और इस शांति की वजह से कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बनाने का, इंपीरियलिज्म को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि दूसरे कंट्री को कॉन्कर करके उसका भी संसाधनों को लूट सकता है। लेट 19th century colonialization, trade flourished and market expanded in the late 19th century। ट्रेड फ्लरिश, that means अच्छा व्यापार बढ़ गया। But this was not only a period of expanding trade and increasing prosperity. It is important to realize that there was a darker side of this process। तो ये सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का समय नहीं था, इसका एक बुरा साइड भी था। In many part of the world, the expansion of trade and closer relation with the world economy also meant loss of freedom and livelihood। बहुत सारे इलाके में जो व्यापार बढ़ने की वजह से अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमी के साथ में करीबी संबंध होने की वजह से काफी जगह पे आजादी खो गया, लोगों की जीवन बिताने का जरिया छीन लिया। लेट 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonialist societies were brought into the world economy। लेट 19th century में यूरोपियन लोग द्वारा दूसरे कंट्रीज को कॉन्कर करने की वजह से आर्थिक, सामाजिक और इकोलॉजिकल चेंजेस हो गया जो कॉलोनियलाइज लोगों के ऊपर। और so in fact this was almost how several European powers in so आप अगर आप अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का मैप उठा के देख लिया तो आप देखेगा उसकी जो मैप में बड़े बड़े स्ट्रेट लाइंस में उसमें बाउंड्रीज दिखता है। ये नेचुरल बाउंड्रीज नहीं था, ब्रिटिश या यूरोपियन लोग द्वारा आपस में ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बांट
के लेने की एक प्रक्रिया था ये, तो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में उसकी बाउंड्रीज देखने को मिलता है। In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of the Africa between them. तो 1885 में यूरोप के सारे कंट्रीज मिलकर बर्लिन में एक मीटिंग बुला के पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को आपस में इस तरीके का बाउंड्री बना के ले लिया गया। Britain and France made vast addition to their overseas territories in the late 19th century. ब्रिटेन और फ्रांस को सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाए थे। बेल्जियम, जर्मनी became new colonial power. इसके अलावा बेल्जियम और जर्मनी भी नए colonial power बन गए थे। The US also became a colonial power in late 1890s. उसके बाद में यूएसए भी 1890 में वो भी एक कॉलोनियल कंट्री बन गया, वो भी दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बना लिया। वो ऐसे बनाता जो पहले स्पेन के हाथ में कुछ कॉलोनीज था वो उन्होंने उनसे ले लिया। Rinderpest or the cattle plague. In Africa, in the 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on the people's livelihood and the local economy. 1890 में एक बीमारी आए थे जिसका नाम है कैटल प्लेग या रिंडरपेस्ट। तो उससे उधर का लोगों का जीवन शैली में बहुत ही असर पड़े थे, उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बुरे असर पड़े थे। दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियलिस्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनियल सोसाइटी। ये एक एग्जाम्पल है यूरोपियन लोगों का कॉन्कर करने का लोकल लोगों के ऊपर का बुरे असर का एक बड़ा एग्जाम्पल। इट शोज हाउ इन दिस era of conquest, even a disease affecting a cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people in relationship with the rest of the world. ये आपको दिखाता है कैसे एक छोटी सी एक एनिमल्स में आने वाला बीमारी लोगों के हजारों लोगों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये रिंडरपेस्ट। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड abundant लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। आप पुराने जमाने से देख लिया तो अफ्रीका काफी बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन उधर का आबादी कम था। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर वेजेस। सदियों से उधर का लोग क्या होते थे, एनिमल्स को पाल के जीने वाले लोग थे, वो दूसरों के लिए काम करता नहीं था। दैट मीन्स तनख्वाह के लिए या सैलरी के लिए काम करने वाले लोग नहीं थे, वो खुद की काम खुद ही करते थे। दैट मीन्स एनिमल्स को पाल के खुद जीते थे। इन लेट 19th century अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर दैट वेजेस कुड बाय। उस जमाने में ऐसे था, लेट 19th century तक अफ्रीकन मार्केट में वैसा कोई चीज नहीं होता था जिसको पैसे से खरीद सके। इफ यू हैड बीन अफ्रीकन possessing land and livestock, there was plenty of both. You too would have little reason to work for wages. अगर आप एक अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति है, आपके पास जमीन है, लाइव स्टॉक हो, तो आपको कोई पैसे के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं था। इन द लेट 19th century, European were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. लेट 19th century हो गया तो यूरोपियन लोग अफ्रीका से बहुत आकर्षित हुआ क्योंकि उधर का जमीन था उधर, और उधर खूब सारा मिनरल्स था। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। यूरोपियन लोग अफ्रीका में आता है, उसका इंटेंशन ये था, उधर का लैंड है, उधर प्लांटेशन करेंगे, उधर का क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करेंगे, उधर माइंस बनाएंगे, उधर से मिनरल्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रॉब्लम था, ये शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। उधर लेबर्स नहीं मिलते थे, वो वेजेस के लिए काम करने के लिए नहीं मिलते थे। एम्प्लॉय यूज मेनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर्स। एम्प्लॉयज ने अलग अलग तरीके अपनाया लेबर हासिल करने के लिए। हेवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस। उन्होंने इनके ऊपर काफी बड़े टैक्स लगाया, वो पे करना हो तो उसको काम करना पड़ेगा।
इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। इसके अलावा इनहेरिटेंस का मतलब है माता पिता के बच्चों को इनहेरिटेंस अधिकार होता है, उसी तरीके का नियम में परिवर्तन लाए, सो दैट पेजेंट्स वेर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड। ये इस तरीके का इनहेरिटेंस लॉ बना लिया गया ताकि पेजेंट्स को अपने जमीन से हटा दिया जाए। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। इसके अलावा एक माता पिता के में 5 बच्चे हो तो उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को उस संपत्ति में अधिकार मिलते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वेर पुश टू लेबर मार्केट। इसकी वजह से क्या हुआ, बाकी लोगों को लेबर मार्केट में जाना पड़ा, काम करना जाना पड़ा। Mine workers were also confined in compounds and do not allowed to move out freely। इसके अलावा माइन में काम करने वाले लोगों को भी अपने मर्जी से उस माइन छोड़ के बाहर जाने का इजाजत नहीं होते थे। Then came रिंडरपेस्ट, डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। इसके बाद आता है ये रिंडरपेस्ट, ये एक बहुत खतरनाक कैटल डिजीज। रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s। रिंडरपेस्ट पहली बार अफ्रीका में 1880s में आता है। इट वॉज कैरिड बाय affected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। ये उधर कैसे आए थे, उधर क्या हुआ था, उधर इटालियन लोग जो ईस्ट अफ्रीका को कॉन्कर करने के लिए जो सोल्जर्स आते थे, लोगों को खाने के लिए मीट ब्रिटिश एशिया से जाते थे। इस मीट के अंदर ये बीमारी का कीटाणु था। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर। एक बार ईस्ट में इसको आते ही एक जंगली आग की जैसे ये वेस्ट की तरफ फैल गया और 1892 में ये ऑफ अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गया। दैट मीन्स ईस्ट में जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से शुरू होकर अटलांटिक ओशन तक पहुंच गया और जो केप 5 ईयर बाद में केप में पहुंच गया। केप होता है साउथ अफ्रीका की सदर्न टिप में। Along the way, the rinderpest killed 90% of the cattle। इस समय में करीब 90% कैटल्स को इस बीमारी से मर जाता है। The loss of cattle destroyed African livelihood। ये कैटल्स खत्म होते ही अफ्रीकन लोगों के जीवन बिताने का जरिया तो उनसे छीन गया। Planters, mine owners and colonial government now successfully monopolized vast scarce cattle resources remained। तो उधर का माइन प्लांटर्स लोग है, जो माइन ओनर्स है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो बाकी बचे हुए एनिमल्स को वो अपना मोनोपोली बना लिया, उसके ऊपर वो कब्जा कर लिया। टू स्ट्रेंथन देयर पावर टू फोर्स मीन्स इनटू दी अफ्रीकन्स इनटू दी लेबर। ये इसीलिए किया गया ताकि अफ्रीकन लोगों के पास में कोई एनिमल्स या कोई जीवन बिताने का जरिया नहीं चाहिए और वो लेबर मार्केट में आ जाए। कंट्रोल ओवर द scarce resources of cattle enabled European colonializer to conquer the and subdue Africa। जो बाकी बचे हुए कैटल्स के ऊपर का जो नियंत्रण जो यूरोपियन कॉलोनियलाइजर के हाथ में होने की वजह से बहुत आसानी से अफ्रीकन लोगों को दबा के अफ्रीका को कॉन्कर करना यूरोपियन लोगों के लिए आसान बन गया। Similar stories can be told about impact of Western conquest on the other parts of the 19th century world। इसी तरीके का इम्पैक्ट दूसरे देश में भी हुए थे। Endangered labor migration from India। The example of endangered laborers migration from India also illustrate the two-sided nature of 19th century world। जो भारत से जाने वाला endangered labor भी आपको दिखाता है 19th सेंचुरी का जो इसका ये 2 साइड दिखाता है। इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ए ग्रेट मिजरी। एक साइड में बहुत तेजी से विकास होने वाला आर्थिक विकास, दूसरी जगह बहुत बुरी हालत में लोगों की जिंदगियां। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स। एक साइड के लोगों को खूब सारा पैसे, दूसरे लोगों को गरीबी। टेक्नोलॉजी advances in some areas and new forms of coercion in other। कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी का विकास, दूसरी जगह पे मुसीबतों का भंडार। The 19th century hundreds of thousands of Indians and Chinese laborers went to work in plantations, in mines and in
रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो 19 सेंचुरी में हजारों की संख्या में इंडियन लोग और चाइनीज लोगों ने विदेशों में गया, प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। इन इंडिया इंडेंजर्ड लेबर्स were hired under the contracts which promise return travel to India after they had worked 5 years on the employees plantation। तो इंडिया से जो लेबर्स को लेके गए थे उन्हें कहा गया था आपको उधर जाके 5 साल के लिए काम करना है, उसके बाद में आपको वापस इधर लेके आएंगे। मोस्ट इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स came from the present day regions of Uttar Pradesh, Bihar, Central India and dry districts of तमिलनाडु। ये इंडेंजर्ड लेबर्स ज्यादातर कहाँ से गए थे? यूपी से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और जो तमिलनाडु के सूखे इलाके से गए थे। इन द मिड 19th century, these regions experienced many changes. Cotton industries declined, land rents rose, and lands were cleared for mines and plantation. All this affected the lives of the poor people. They failed to pay their rents, became deeply indebted and were forced to migrate to in search of work। इसका कारण ये था इस इलाके में क्या हुआ, कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह बर्बाद हो गए थे, जमीन का रेंट बढ़ा दिए गए थे और बाकी बचे लैंड में क्लियर करके माइंस और प्लांटेशंस बना गया और इस ये सब गरीब लोगों को बहुत असर किया उसकी जिंदगी के ऊपर और उसको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं थे, वो कर्ज में डूब गए थे। आखिर में वो मजबूरन माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाता है। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेट्स वेर द कैरिबियन आइलैंड्स। तो इंडिया से जो गए हुए वर्कर्स मेनली कहाँ गए थे? ये लोग कैरिबियन आइलैंड्स में गए थे। कैरिबियन आइलैंड्स होता है आज की जो वेस्ट इंडीज है उधर है, ट्रिनिडाड, गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, इस तरीके का जगह पे गए थे। तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन, मलया। जो तमिल लोग हैं वो मेनली सिलोन गया, सिलोन जो आधुनिक श्रीलंका है उधर गया, मलया गया जो मलेशिया है उधर गए थे। द इंडेंजर्ड वर्कर्स वेर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। इसके अलावा इंडेंजर्ड वर्कर्स जो असम में जो टी प्लांटेशंस बनाए थे उधर के लिए भी लेके गए थे। द रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयज एंड पेड ए स्मॉल कमीशन। तो ये रिक्रूट करने के तरीके ऐसे होते थे, एक एजेंट को एम्प्लॉय करते थे, वो आदमी ये कमीशन लेके गांव में जाके लोगों को गुमराह करके उसको कंपनी को सौंप देते। Many migrants agreed to take up work, hoping to escape poverty or in their home villages। बहुत सारे माइग्रेंट लोग इसको इसीलिए स्वीकार किया ताकि वो सोचे गरीबी से मुक्ति मिले या गाँव में उसके जो ऑपरेशन चल रहे उसके ऊपर जो दबाव बन रहे उससे वो बचने के लिए गए थे। Agent also tempted the prospective migrants by providing false information about the final destination। इसके अलावा ये एजेंट्स भी इनको झूठ बोलते थे, उनको कहते थे ये कहाँ ले जा रहे, ये सारे जानकारी उनको नहीं बताते थे, वो किस तरीके से लेके जाएंगे, उधर का काम क्या है, उधर का लिविंग कंडीशन क्या है, इस सब के बारे में झूठ बोलते थे। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वेर टू एम्बार्क ए लॉन्ग सी वॉयज। तो कभी कभार ऐसे होते थे इनको बताता ही नहीं थे इनको समुद्री रास्ते पे लेके जा रहे, लंबे 2-3 महीने तक सी में जाना पड़ेगा, ये सब नहीं बताते थे। समटाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली अब्डक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। पर ऐसे होते थे कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते तो उसको जबरदस्ती भी उठा के लेके जाते थे। 19th century indentured has been described as a new system of slavery। 19th century का जो इंडेंजर्ड लेबर को हम नए सिस्टम, स्लेवरी का एक नए सिस्टम, गुलामी का एक नए सिस्टम कहा जाता है। On the arrival at the plantations, laborers found conditions to be different from what they had been imagined। जब वो प्लांटेशन में जाते वक्त ये लेबर देखेगा उसको बताए हुए जैसे बिल्कुल नहीं होते थे। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वेर हार्श। जीने का और काम करने का हालात बहुत बुरे होते थे
और कोई भी लीगल अधिकार भी उनको नहीं होते थे, कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होते थे। दूसरे कंट्री का लोग है, उसको कोई कानूनी अधिकार भी नहीं मिलते थे। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन क्या होता है, इंसान की एबिलिटी क्या होता है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो एडजस्ट कर सकता है। मेनी ऑफ देम एस्केप इनटू द वाइल्ड्स, दो इफ दे कॉट दे फेस सीवियर पनिशमेंट। कुछ लोग क्या होता है उधर से भाग जाते थे, लेकिन उसको पकड़ लिया तो उसको कड़े सजा मिलते थे। अदर डेवलप न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स। कुछ लोगों ने नए कल्चर को अपना लिया गया और अपने कल्चर और नए के साथ मिले जुले कल्चर को डेवलप किया। आप इसको देख सकते हैं इन ट्रिनिडाड द एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन was transformed into a राइटियस कार्निवल कॉल्ड होसे। तो आप एनुअली ट्रिनिडाड में एक मुहर्रम प्रोसेशन चलते थे, उसको इन लोगों का नए कल्चर को मिला के उसको होसे नाम की एक नया कार्निवल बना लिया। बहुत जुलूस टाइप में निकलते थे, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजियस जॉइंट। सारे जाति धर्म का लोग इसमें शामिल होते थे। सिमिलरली प्रोटेस्ट रिलीजन्स ऑफ रास्टाफेरियनिज्म तो is also said to reflect the social cultural link between Indian migrants to Caribbeans। तो ये दिखाता है इंडियंस और कैरिबियन का एक मिक्सचर का एक रिलीजन है ये। Chatti music, popular in Trinidad and Guyana, is the creative contemporary expression of the post-endangered experience। जो चटनी म्यूजिक नाम की एक म्यूजिक है उधर का, जो गयाना और ट्रिनिडाड में आप देख सकते हैं, ये भी इन दोनों का इंडियन और जो वेस्ट इंडियन कल्चर का एक मिले जुला कल्चर है ये। दिस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन एज पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये कल्चरल फ्यूजन हो गया ग्लोबल वर्ल्ड में। कल्चरल फ्यूजन, हाउ कल्चर का फ्यूजन कैसे होता है उसका एग्जाम्पल है ये। वेयर थिंग्स आर डिफरेंट गेट मिक्सड, अलग अलग चीजें, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स मिक्स होके एक नए एकदम एक यूनिक चीज बनने को हम कहते हैं कल्चरल फ्यूजन। मोस्ट इंडेंजर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड। तो ज्यादातर जो वर्कर्स है उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद वो उधर ही रह गया, क्योंकि वो और रिटर्न टू देयर न्यू होम आफ्टर शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। नहीं तो वापस इंडिया में आने के बावजूद इधर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, वापस चले जाते थे। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries। इसलिए आपको इंडिया की नाम वाले काफी लोगों को आपको वेस्ट इंडीज में आप देखने को मिलता है। आपने सुना होगा जो नोबेल प्राइज जीतने वाले एक राइटर है वीएस नाइपॉल, ठीक है। तो आपके अलावा जो वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है चंद्रपोल है, सरवन है, ये सब इंडियन ओरिजिन का है, इसलिए उनका नाम में थोड़ा बहुत इंडियन मिक्स नाम आपको देखने को मिलता है। फ्रॉम 1900s इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर began opposing the system of endangered labor migration as observed and cruel। तो 1900 हो गया तो भारत का जो आज़ादी लड़ने वाला जो नेताओं ने कहा ये बहुत ही क्रूअल है, ठीक है, अमानवीय है, इसको अब करना है। इसीलिए इसको 1921 में इसको अबॉलिश किया गया। Yet for a number of decades afterwards, descendants of Indian endangered workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in Caribbean islands। आज भी इंडियन जो इंडेंजर्ड लोगों को उधर कूली नाम से बोला जाता है, वो आज भी उधर का जिंदगी उनका बुरे जिंदगी बिताते हैं, उनका उतना रेस्पेक्ट नहीं होता उधर। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स abroad, growing food and other crops for the world market required capital। जो मार्केट के लिए फूड ग्रो करना के लिए कैपिटल का जरूरत है। लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट, बट व्हाट अबाउट हम्बल पेजेंट्स। बड़े प्लांटेशन लोगों उनको मार्केट से या बैंक से उसको लोन मिल जाता है, लेकिन छोटे किसान को क्या होता है? इंडियन बैंकर, इधर आता है इंडियन बैंकर। डू यू नो Shikaripuri Shroffs and Natukotai Chettiar? They were amongst the many groups of bankers and traders who financed the export of agriculture in Central and Southeast Asia। तो ये सब लोग बड़े बैंकर्स लोग थे,
पैसे उधार देने वाला लोग थे, ब्याज पे पैसे देने वाला लोग। इन लोगों के पैसे इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर करते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। वो ये लोग खुद की पैसे या वो यूरोपियन बैंकों से पैसे उधार लेके दूसरों को उससे भी ज्यादा ब्याज में देते थे। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस। इनके पास क्या होता है, लंबी दूरी तक पैसे भेजने का इनके पास एक तरीका भी था। तो इधर आप पैसा दे दे तो इनके एजेंट दूसरे कंट्री में होता, उधर से वो उधर देते थे, जिसको देना है उनको देते थे। Indian traders, moneylenders also followed European colonizer into अफ्रीका। तो इंडियन व्यापारी लोग और इंडिया के मनी लेंडर भी यूरोपियन कॉलोनियलाइजर के साथ अफ्रीका गए थे। हैदराबाद से सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। तो हैदराबादी जो सिंधी ट्रेडर्स हैं ये लोग यूरोपियन कॉलोनी से आगे भी जाके अपना बिजनेस किए थे। फ्रॉम 1860s they established flourishing emporia at busy ports worldwide, local and important curios to tourists whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels। तो 1860 हो गया तो ये लोग दुनिया के अलग अलग पोर्ट्स में उधर का जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह है, उधर का जो लोकली मिलने वाला चीज है, अलग अलग चीजों को बेचने का शुरू कर दिए थे और उस समय टूरिस्ट लोगों को बेचने का काम करते थे। इस तरीके से उस समय पे शिप्स वगैरह भी ज्यादा बेटर हो, इसलिए ज्यादा ट्रैवलर्स आजकल टूरिस्ट में जाना शुरू कर दिए थे और उसको बेचने का काम किए थे ये लोग। इंडिया ट्रेड, colonialism and global system. Historically, fine cotton produced in India were exported to Europe। तो आमतौर पे देखा तो इंडिया का मेन कॉटन यूरोप के लिए पहले जमाने में सबसे ज्यादा इंपोर्ट वो करते थे कॉटन को। विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ब्रिटेन कॉटन मैन्युफैक्चर बिग एक्सपैंड, ब्रिटेन में कॉटन मैन्युफैक्चर एक्सपैंड हो जाता है और इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। तो उधर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उधर के सरकार के ऊपर दबाव डाल के कहा विदेश से आने वाला माल के रोको, ताकि हमारा इंडस्ट्री को विकास करना हो तो विदेशी माल इंडिया उधर ब्रिटेन में नहीं आना है। और इसीलिए सरकार ने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और इससे क्या होगा, टैक्स बढ़ा दिया तो उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ गया तो माल का डिमांड कम हो जाएगा। इस तरीके का इंडिया की कॉटन उधर बेचना कम हो जाता है, उधर का व्यापार कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their cloth। तो अभी ब्रिटेन भी बाहरी देशों में अपने माल को भेजने का रास्ता ढूंढा। तो ब्रिटेन में उसके लिए टैरिफ, इंडिया से आने वाला माल को टैरिफ लगा लिया, लेकिन ब्रिटिश गुड इंडिया में आते वक्त उसको उसके ऊपर टैरिफ नहीं होते थे। तो इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस स्टिफ कंपटीशन। तो इंडियंस को एक बहुत कड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ा इन अदर इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। दूसरे नेशनल मार्केट में भी इनको कंपटीशन मिल गया। इफ यू लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वी सी ए स्टेडी डिक्लेन ऑफ शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट को देख लिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे इंडिया के व्यापार, विदेशी व्यापार कम होता जाता है। 1800 में 30% था और 1815 हो गया तो वो 15% रह गया। बाय द 1817 हो गया तो वो 3% रह गया इसकी विदेशी व्यापार। व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट? फिर इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होते थे? द फिगर अगेन टेल अस a dramatic story. While export of manufactured goods declined rapidly, export of raw material increased। तो इंडिया से जो कपड़े जो जाना बंद हो गया उसकी जगह पे रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट हो गया। तो उनकी फैक्ट्री के लिए कॉटन चाहिए। Between 1812 and 1871, the share of raw cotton export rose from 5% to 35%। 1812 में 5% था इंडिया से जो कच्चे कॉटन जाते थे, वो 1875 में होते होते 35% हो गया। इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लोथ वाज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। दूसरा एक्सपोर्ट है रॉ कॉटन के अलावा क्या और एक्सपोर्ट करते थे?
इंडिगो, इंडिगो क्या कलरिंग मटेरियल है जो कपड़ों में कलर लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ गया। And you have already last year, opium shipment to China grew rapidly from 1820s to become for a while India's सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। आपने पिछले साल देखा था इंडिया से जो चाइना में ओपियम बेचते थे, ओपियम 1820s में बेचते थे, कुछ समय के लिए ये ओपियम इंडिया से बाहर बेचने वाला सबसे ज्यादा बेचने वाला माल में आते थे। ब्रिटिश ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। ब्रिटिश क्या करते इंडिया में इसका उत्पादन करके चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। विद द मनी अर्न थ्रू द सेल इट ही फाइनेंस्ड द अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से दूसरे माल खरीदने के लिए इंडिया में जो ओपियम प्रोड्यूस करके उसको चाइनीज लोगों को बेच के उस पैसे से उनसे सामान लेके ब्रिटेन आते थे। ओवर द 19th century, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर फ्लड द इंडियन मार्केट। तो 19th सेंचुरी होते होते ब्रिटेन में उत्पादन करने वाला चीजें भारतीय मार्केट में बढ़ गया। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। उसके बदले में इंडिया से खाने पीने के सामान, फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल्स जो कच्चे माल है, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट to India was much higher than the value of British import from India। तो ब्रिटेन से इंडिया में आने वाला चीजों की वैल्यू इंडिया से भेजने वाला चीजों की वैल्यू से ज्यादा था। दैट मीन्स इंडिया की वेल्थ बाहर जा रहे थे, दैट मीन्स इंडिया की मनी बाहर जा रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले चीज क्या होते थे, फिनिश प्रोडक्ट होते थे, उसकी रेट ज्यादा होते थे। इंडिया क्या बेचते थे, कच्चे माल बेचते थे, कच्चे माल का रेट कम होता है, इसीलिए इंडिया की मनी बाहर जा रहे हैं। So thus ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया। इसलिए क्या होता है, ब्रिटेन को एक ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बीच का जो डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल इंडिया से 1000 रुपए का माल हम बेच रहे हैं और ब्रिटेन इंडिया 5000 का माल बेचता है। दैट मीन्स ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया भारत का, 4000 रुपए का डिफरेंस हो गया। तो ये 4000 रुपए ब्रिटिश को ज्यादा मिल रहे, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्री। तो ब्रिटेन क्या, तो दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसकी पूरी करने के लिए इंडिया से आने वाला पैसे को इस्तेमाल करते थे, जो ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला पैसे को इस्तेमाल करते थे। दिस इज हाउ मल्टीलैटरल सिस्टम वर्क्स। इस तरीके से काम करता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मल्टीलैटरल सिस्टम। दैट मीन्स एक जगह का कमी को दूसरे जगह से पूर्ति करना। Britain trade surplus to India also helped pay the so-called home charges that included private remittance home by Britain official traders। इसके अलावा ट्रेड सरप्लस के अलावा भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो होम चार्जेस नाम की एक चार्जेस देते थे, दैट मीन्स इंडिया में आके काम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी देते थे, तो वो भी उनके इधर से फिर काम बंद करके वो वापस जाते वक्त उसको पेंशन देते थे। इससे भी काफी लोग पैसे इंडिया से ब्रिटेन जाते थे। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।